हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिकाजीज लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th का चैप्टर 1 के एमपी बोर्ड का भारत के संसाधन यूनिट फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले टॉपिक की हमारे, जो कि है हमारा संसाधन। अब हम देखेंगे कि आखिर संसाधन होते क्या हैं। इस पर अगर हम नज़र डालें तो संसाधन ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मानव को सीधे रूप से प्रभावित करती है, उन्हें होने वाले आने वाले जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करती हैं। इसके हम कई सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आपके स्वास्थ्य है, आपका लाभ है, आपके जैसे कोई संपत्ति है। ये सभी क्या है, आपके संसाधन हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में मदद करती ही हैं। अगर हम संसाधन के और भी उदाहरणों की बात करी जाए तो इनमें हम देखेंगे, इसमें आपका जल है जो कि आपको सीधे तौर पर आपको प्यास लगती है तो उसको पानी पी के आप उसको बुझा सकते हैं। तो ये भी आपकी क्या है, कठिनाई को दूर करने का एक जरिया है। अगर और भी हम देखे जाए, जैसे मृदा है, उसके द्वारा हम खेती होती है हमारी, उसी से हमें भोजन प्राप्त होता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार से इसके उदाहरण हैं, उनके बारे में हम विशेष तौर से आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं संसाधन के प्रकारों के बारे में। उसमें संसाधन के प्रकारों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के ये होते हैं। स्वामित्व मतलब होता है जिस पर किसी का अधिकार हो। स्वामित्व मतलब किसी का अधिकार होना। अब अधिकार किसका होता है? अधिकार आपका व्यक्तिगत भी होता है, राष्ट्रीय भी होता है और वैश्विक भी होता है। ठीक, इसमें हम सबसे पहले अब बात करते हैं अपने व्यक्तिगत संसाधन। ये हम जैसे वर्ड देख रहे हैं, व्यक्तिगत संसाधन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वह संसाधन जो व्यक्ति को, एक विशेष व्यक्ति को सीधे तौर पर प्रभावित करे। जैसे कि आपके पास कुछ पैसा है और उसको आप किसी मार्केट में जाते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो ही आप कोई चीज़ खरीद पाते हैं, तो ये आपको सीधे रूप से प्रभावित करता है। इसी तरह से अब हम दूसरा देखते हैं आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो हमारे पूरे राष्ट्र को एक कठिनाई से, मुसीबत से या डायरेक्ट जो प्रभावित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। अगर अब मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पर बात करूं, जैसे कि आपका हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का है, अगर उसमें उस पर कोई बाहर से अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो उसको बचाने के लिए, तो उसको बचाना हमारी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये हमारा क्या है, एक संसाधन है। जो हमारा भूभाग है, जो हमारा क्षेत्र है, वो भी क्या है, एक संसाधन है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे विश्व संसाधन की, विश्व संसाधन यानी कि वे संसाधन जो कि मानव कल्याण के लिए पूरे वैश्विक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विश्व संसाधन। इसका अगर मैं उदाहरण दूं आपको कि विश्व संसाधन का अगर उदाहरण की बात की जाए तो हम देख सकते हैं जैसे कि जल है, कोई भी अगर जैसे हाइड्रोजन है, परमाणु बम होते हैं, जो जितने भी हैं, तो वो क्या है, आपके सभी लोग यूज़ करते हैं उनको। जल है, पानी है, वायु है, मिट्टी है, ये सब क्या है, हर कोई यूज़ करता है। इस पर आप किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या है, विश्व संसाधन है। तो जैसा कि आपने देखा कि संसाधन के प्रकार में हमने देखा, स्वामित्व के आधार पर हमने 3 संसाधनों को देखा। अब हम बात करेंगे इनके पूर्ति के आधार पर, संसाधनों की पुनः पूर्ति के आधार पर। इसमें पुनः पूर्ति का अर्थ मतलब अब हम इसमें देखेंगे पुनः पूर्ति के आधार पर, यानी कि वे संसाधन जिनका हम द्वारा से प्रयोग कर सकें, जिनका हम द्वारा से प्रयोग कर सकें, उन्हें हम क्या कहेंगे? पुनः पूर्ति संसाधन। तो इसमें वो आप देखते हैं कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन क्या संसाधन होंगे, यानी वे संसाधन जिनको हम रिसाइकल कर सकें, जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकें, उन्हें हम क्या कहेंगे? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। इसका एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। इसका उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे कि जो खेती में जो होने वाला जो खाद्य प्रयोग है, वो क्या है, पहले आपका मलबा होता है जो डिस्पेंस होता है, उसी को आप दोबारा से रिसाइकल करके अपने आप खेतों में डालते हैं और उससे आपका खाद बन जाता है। ये आपका पुनः पूर्ति हो गई, यानी कि रिसाइकल हो गया, आपका वेस्टेज नहीं हुई। दूसरा है आपका पुनः आपूर्तिहीन। पुनः आपूर्तिहीन यानी कि अब जैसा कि इसमें वर्ड से अपन समझ सकते हैं कि पुनः आपूर्तिहीन यानी जिसकी द्वारा से पूर्ति ना की जा सके, जिसका सिर्फ एक बार यूज हो सके, उसे हम कहेंगे पुनः आपूर्तिहीन। इसका अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं पेट्रोल है
और कोयला है, इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जिनका सिर्फ हम एक बार ही प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में अपना बारंबार संसाधन। बारंबार संसाधन का अर्थ है, जैसा कि हम इसका वर्ड से देखेंगे, बारंबार यानी फ्रिक्वेंटली, जिसका हम बार बार प्रयोग कर सकें, यानी कि जो बार बार प्रयोग करने पर भी क्या हो, खत्म ना हो। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बारंबार संसाधन, यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद वो फिर से प्रयोग में लाई जा सके। इसके बाद एक और है, हम देखेंगे सनातन संसाधन। सनातन संसाधन क्या होते हैं? सनातन संसाधन यानी कि जो सार्वभौमिक है, जो हर कोई प्रयोग करता है और जो लंबे समय से चला आ रहा है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में वो खत्म हो सकेगा। इसका उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि जल है, वायु है, ये ऐसे संसाधन हैं जो कि शायद ही है कभी खत्म हो सकें। ठीक, तो यहाँ तक हमारा पुनः पूर्ति के आधार पर हमने देखे ये 4 संसाधन। इसके बाद अब हम बात करेंगे वितरण के आधार पर संसाधन। वितरण यानी किस प्रकार से इनको वितरित किया जा सकता है, जैसे कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस रूप में मिलते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। इसमें वितरण के आधार पर हम पहली पॉइंट देखेंगे अपना सर्व सुलभ संसाधन। जैसा कि हम शब्द देख सकते हैं, सर्व सुलभ संसाधन। पहला है अपना कि सर्व सुलभ संसाधन, अर्थ मतलब जो आपके हर जगह पाए जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्व सुलभ संसाधन। मतलब हर जगह बहुत आसानी से, सुलभता से उपलब्ध हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्व सुलभ संसाधन। और इसके बारे में अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो हमारा जल है, वायु है, अग्नि है, ये हर जगह मिलते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें सामान्य संसाधन, ये जो है हर जगह मिलते हैं, सामान्य थोड़ा उससे कम है, जैसे कि विशेष तौर पर किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें हम सामान्य संसाधन कह सकते हैं। फिर हम तीसरे पे आते हैं जो कि आपका है विरल संसाधन। विरल संसाधन यानी वो संसाधन जो कि बहुत ही मतलब कमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं विरल संसाधन। और उसके बाद आता है आपका एकल संसाधन, जिसकी की मात्रा पूरे विश्व भर में मुश्किल से 10 या 5% ही होती है। ऐसे संसाधनों को हम कह सकते हैं एकल संसाधन। अब इसके बाद में हम वितरण के आधार पर, जैसा कि हम देख चुके हैं, इसके बाद हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। प्रयोग के आधार पर अगर हम संसाधनों की बात करें तो पहला है अप्रयुक्त संसाधन, यानी वे संसाधन जिनका प्रयोग होना अभी मतलब प्रयोग हुआ ही नहीं है, जिनका प्रयोग अभी हुआ ही नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रयुक्त संसाधन। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर, उसमें आते हैं अप्रयोजनीय संसाधन, यानी वे संसाधन जिनका भविष्य में प्रयोग होने की उम्मीद है लेकिन अभी प्रयोग नहीं हुआ है, भविष्य में हो सकता है, तो उन्हें हम कहते हैं अप्रयोजनीय संसाधन। तीसरा उसके बाद हम बात करें संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या है? संभाव्य, जैसा कि उसके वर्ड से हमें समझ में आ रहा है, संभाव्य यानी जिसकी संभावना हो, भविष्य में जिसके होने की संभावना हो, जिसका प्रयोग किया जा सकता हो भविष्य में, उसे हम कहेंगे संभाव्य संसाधन। उसके बाद हम देखेंगे गुप्त संसाधन। जैसा कि उसके वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि गुप्त संसाधन यानी वे संसाधन जिनका प्रयोग अभी मतलब हुआ नहीं है, चल रहा है प्रयोग। अगर मतलब अभी जैसे हम इसका उदाहरण से ही मैं सीधा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हम देखेंगे पेट्रोल है, डीजल है, इनका प्रयोग अभी कुछ समय से ही शुरू हुआ है, 100-200 ईस्वी से पहले ही, शताब्दी से पहले शुरू हुआ है गुप्त संसाधन। इससे पहले ये नहीं थे हमारे पास में, लेकिन ये पृथ्वी में तो मौजूद थे लेकिन हमने नहीं खोजे थे, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, गुप्त संसाधन।